तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन और यांग के दरमियान काफी तगड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें लिन ने उसे हराकर एक शानदार जीत हासिल की। जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ परुक्स गैलरी विजिट करने पहुंच गया, जहां पर उसकी मुलाकात हुई थी उसके अंकल हिलमन से, जो कि बरूच फैमिली का स्टैचू सेल करने आए थे। मगर लिन उसने जीता हुआ इनाम उनके हवाले कर देता है। जिसके बाद वो जीशे का मुकाबला देखने पहुंच गया। ये बंदा अर्न्स्ट अकेडमी का जीनियस था, तो लिन उसकी हर एक मूव को काफी केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद ही समझ गया कि उसे अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाना होगा, तभी जाकर वो जीशे जैसे जीनियस के साथ कम्पीट कर पाएगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक फॉरेस्ट का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मची थी। साथ ही साथ अर्न्स्ट अकेडमी के डिसाइपल्स वहाँ से भागने लगे, लेकिन तभी एक जायंट सरपेंट ने 1 बाय 1 उनका शिकार करना शुरू कर दिया। वेल, इन कुछ डिसाइपल्स में से बस एक ही बंदा जिंदा बचा था, तो खुद को बचाने के लिए उस बीस्ट पर न जाने कितनी सारे फायर बॉल से हमले करने लगा। लेकिन उस खतरनाक बीस्ट पर इसका कोई असर नहीं होता। वो बंदा भी काफी ज्यादा पैनिक हुआ था, उसे अपने आंखों के सामने मौत नजर आने लगी। और फाइनली हमें वो सरपंच दिखाया जाता है, और वो अकेला बिल्कुल नहीं था, उसके साथ उसकी पूरी फौज थी। और फिर उन सब ने मिलकर उस डिसाइपल का शिकार किया। अभी सीन यहीं पर कट होकर हम लिन को देख पाते हैं, जिसे मास्टर डिलॉन अपने फ्लैट नाइफ स्टाइल के बारे में बता रहे थे। वो लिन से कहने लगे कि इसे फ्लैट सोर्ड स्टाइल भी कहा जाता, इसे मैं खास तौर पर कार्विंग के लिए यूज किया करता था। अभी सुनकर लिन उनसे पूछने लगा कि क्या आप भी मूर्तियां बनाया करते थे, जिस पर मास्टर डिलॉन कहने लगे कि मूर्तियां बनाना मेरा मकसद था ही नहीं, मैं तो अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिफाइन करना चाहता था। और अगर बात कार्विंग की जाए तो उसमें ढेर सारे टूल्स की जरूरत पड़ती। जिस पर मास्टर डिलॉन जवाब देते हुए कहने लगे कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने कभी एक्स्ट्रा टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया। मेरी कार्विंग हमेशा मेरे फ्लैट नाइफ पर ही डिपेंड रहती थी। ये सिर्फ एक डेलिकेट टेक्निक नहीं, बल्कि इसके अंदर तुम्हें काफी आर्टिस्टिक वैल्यू भी नजर आएगी। मैंने अपनी फ्लैट सोर्ड स्टाइल को काफी पेशेंस के साथ इजाद किया था, लेकिन बदकिस्मती से मैंने जो भी नॉलेज अचीव किया था वो सारा की सारा काम एक बेसमेंट में छुपा के रखा। लेकिन अब 5000 साल बीत गए तो मुझे पूरी गारंटी है कि मेरा सारा काम मिट्टी में बदल चुका होगा, और इसी वजह से लोग मेरे बारे में भूल गए। मैं इतिहास के पन्नों से पूरी तरह से वैनिश हो गया, वरना मैं भी स्टोन कार्वर परुक्स जैसा फेमस हो जाता। वेल, ये सारी बातें सुनकर ही लिन काफी ज्यादा हैरान था। उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मास्टर डिलॉन एक स्टोन कार्वर होंगे, इसलिए तुरंत ही मास्टर डिलॉन से कहने लगा कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप भी मास्टर परुक्स जैसे टैलेंटेड थे। ये सुनते साथ ही मास्टर डिलॉन उससे कहने लगे कि बच्चे, तुम मुझे परुक्स के साथ कंपेयर मत करो। क्या तुम्हें पता भी है परुक्स ने स्टोन कार्विंग में ब्रेक थ्रू क्यों किया था? वेल, इसका रीजन मैं हूँ। वो बंदा मुझसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ था। इनफैक्ट तुम ये भी बोल सकते हो कि परुक्स मेरा एक डिसाइपल था। उसने मेरे ही साथ स्टोन कार्विंग को, उसने मुझसे इंस्पायर्ड होकर ही स्टोन कार्विंग को मास्टर किया, और इसी वजह से तो गैलरी में मैंने तुम्हें बताया था कि मैं परुक्स को जानता हूँ। दरअसल वो मेरा डिसाइपल था। खैर, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी फ्लैट सोर्ड स्टाइल की खासियत क्या है। इसे मास्टर करने के लिए तुम्हारे अंदर सब्र और फोकस होना ही चाहिए। जब तुम पूरी तरह से फ्लैट सोर्ड स्टाइल में खो जाओगे, तब तुम्हें किसी भी चीज का कोई होश हवास नहीं रहेगा। तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम्हारा इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं, बल्कि तुम अपनी ही एक दुनिया बनाओगे, जिसमें स्टोन कार्विंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें और कुछ फील होगा ही नहीं। तुम एक ऑर्डिनरी नाइफ का इस्तेमाल करके ही हाई लेवल के पॉइंट्स को अचीव कर सकते हो, और यही तो मैजिशियन बनने की पहली लेवल है। सो यहाँ पर लिन भी मास्टर डिलॉन की फ्लैट सोर्ड स्टाइल को मास्टर करना शुरू कर देता है। उसने अपना एक साधारण सा नाइफ लेकर उसे स्टोन में पियर्स किया। मास्टर उसे बता रहे थे कि सबसे पहला तो तुम्हें स्टोन में मौजूद एलिमेंट्स को पहचानना होगा। शुरुआत में इन एलिमेंट्स की पहचान करना मुश्किल है, इसलिए मैं जहाँ तुम्हें बताऊंगा उसी पोजीशन पर कार्विंग शुरू कर दो। तो लिन ने उनसे एक सवाल पूछा कि मैं इसी पॉइंट से कार्विंग की शुरुआत क्यों करूंगा? मैं तो कहीं पर भी कार्विंग स्टार्ट कर सकता हूँ। आपने जिस पोजीशन पर मुझे काफ करने बताया था, वहाँ काफ करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अपनी स्ट्रेंथ का जरा भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो मास्टर डिलॉन उसे समझाने लगे कि हम इंपीरियल मैजिशियंस की एक खास बात है, हम स्टोन के सेंस को सेंस कर सकते हैं। मेरी फ्लैट सोर्ड स्टाइल एक कार्विंग की प्रोसेस है, जिसमें तुम्हें अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए एक जगह पर फोकस करना होगा। जब तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ एक ही जगह पर फोकस होगी, तब तुम्हें अपना रिजल्ट देखने को मिलेगा। तुमने अभी जो कट लगाया था उसका रिजल्ट देखो। तो लिन अपने पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए स्टोन के अंदर झांकने लगा, और उसने नोटिस किया कि उसके बस एक ही हिट की वजह से न जाने कितने ही सारे स्टोन पॉइंट सीवियर हो गए। वो अमेज होते हुए मास्टर को बताने लगा कि मैंने तो न जाने कितनी ही सारी स्टोन वेन्स को निशाना बनाया।
जिस पर मास्टर डिलॉन बताने लगे कि एक हाईएस्ट रेल्म की स्टोन कार्विंग का एक ही मकसद है, तुम्हारा स्टोन खूबसूरत होना चाहिए और साथ ही साथ तुम्हारी क्राफ्टिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए। और इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि पावरफुल मैजिशियंस और आर्टिस्ट में कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों भी एलिमेंट्स के फ्लो को महसूस करते हुए अपने आर्ट को परफेक्ट बना सकते। ह्यूमन आर्ट और नेचुरल एलिमेंट्स ने हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है, तो हमने एलिमेंट्स की रिदम और हार्मनी को समझना चाहिए। तो लिन भी अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए स्टोन वॉल में मौजूद स्टोन पॉइंट्स को चेक करने लगा और अब उसने भी बड़ी ही मेहनत के साथ कार्विंग करना शुरू कर दी। इनफैक्ट वो क्लासरूम में भी पूरे फोकस के साथ अपने स्टोन एलिमेंट पर ध्यान रखता था और ये देखकर ही लियान थोड़ी सी हैरान हो गई। उसे समझ आ चुका था कि लिन एक नई आर्ट सीखने की फिराक में है, तो वो भी उसे फॉलो करते हुए उसी स्टोन के पास पहुंच गई जहाँ पर लिन अपनी कार्विंग को अंजाम दे रहा था। उसने देखा कि लिन ने पत्थरों से कुछ जानवरों को कार्व किया है और वो अपने काम में इतना ज्यादा खोया हुआ था कि उसने लियान पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, तो वो भी बिना लिन को डिस्टर्ब करे वहाँ से चली जाती है। हालांकि मास्टर डिलॉन ने उसे देख लिया था और अब ऐसे ही कई दिन बीतते गए। लिन पूरी तरह से अपने कार्विंग में मसरूफ था। इतना ही नहीं, उसने तो बेबी का भी एक स्टैचू कार्व किया, लेकिन बेबी कह रहा था कि ना, ये तो मैं हो ही नहीं सकता, ना ही मैं इतना मोटा हूँ और ना ही बदसूरत हूँ, ऊपर से तुमने मेरे हाथ में एक लेग पीस भी थमा दिया, ये दिखाने के लिए कि मैं एक नंबर का भुक्कड़ हूँ। जिस पर लिन उसे बताने लगा कि ये स्टैचू तो तुमसे भी 1000 गुना ज्यादा क्यूट लग रहा। और उतने में ही मास्टर डिलॉन रिंग से बाहर आ जाते हैं। वो लिन से कह रहे थे कि तुमने तो इस स्टैचू को बनाने में न जाने कितने ही सारे स्ट्रोक्स जाया कर दिए। इस बेकार से स्टैचू को किसी ने देखा तो मेरे फ्लैट सोर्ड स्टाइल का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। वेल, यहाँ पर मास्टर डिलॉन लिन के साथ मजाक कर रहे थे। वो उससे पूछते कि बताओ, इस स्टैचू को कार्व करते हुए तुम्हें कैसा फील हुआ? तो लिनो ने बताता है कि जब मैं कार्विंग में बिजी था तब मुझे ऐसा फील हुआ कि स्टोन के अंदर एलिमेंट्स मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, मानो वो खुद होकर मेरी ब्लेड को रास्ता दे रहे थे और इसी वजह से मेरी कार्विंग के फ्लो में बिल्कुल भी कोई रेजिस्टेंस पैदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि मानो ये स्टोन चाहता है कि मैं उसे कार्व करूं। जो सुनते साथ ही मास्टर डिलॉन हंसने लगे। वो उससे कहते, बच्चे, स्टोन के अंदर मौजूद एलिमेंट अपने आप साइड में नहीं हटे और ना ही उन्होंने कार्विंग में तुम्हें कोई कोऑपरेट किया, बल्कि वो तो तुम थे जिसने उन एलिमेंट्स को मूव किया। जैसे जैसे तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर ग्रो होगी, तुम्हारा इन एलिमेंट्स का कंट्रोल और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। फिर तो तुम अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी पत्थर को शेप दे पाओगे। खैर, फिलहाल तो तुमने कार्विंग की शुरुआत की है। 2-4 मूर्तियां बनाने से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर में ज्यादा इजाफा नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पावर भी जैसे जैसे एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाए तो तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। एक बहुत ही लंबा रास्ता पड़ा है जिसे तुम्हें तय करना होगा। इसलिए लिन ने दोबारा से अपनी कार्विंग करना शुरू कर दी, मगर उसने गिराए हुए पत्थर में बेबी का स्टैचू डिस्ट्रॉय हो गया, जो देखते साथ ही बेबी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लिन से कह रहा था कि तुम्हें अब फिर से मेरा स्टैचू बनाना पड़ेगा। और अब ऐसे ही पूरा 1 साल बीत गया। अर्न्स्ट एकेडमी में हॉलीडेज का माहौल था। सभी डिसाइपल्स अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। लिन के दोस्त भी अपने घर जाने वाले थे। उन्होंने तो लिन को भी अपने साथ इनवाइट किया, मगर लिन ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। वो बताता है कि मैं तो अपने भी घर नहीं जा रहा। मैं जानता हूँ कि वो जर्नी काफी ज्यादा लंबी होगी और मैं तो बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करना चाहता, इसलिए इस साल का हॉलीडे मैं यहीं पर मनाना चाहता हूँ। अभी सुनकर ही उसके दोस्त भी मायूस हो गए। वो जानते थे कि लिन पर काफी ज्यादा प्रेशर है और इसीलिए वो कंटिन्यूअसली अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करता था। और उतने में उन्होंने देखा कि न जाने कितने ही सारे सीनियर डिसाइपल्स काफी ज्यादा इंजर्ड होकर एकेडमी में वापस लाए गए। वैसे तो ये सब के सब पावरफुल मैजिशियंस थे, लेकिन माउंटेन रेंज की मैजिकल बीस्ट के सामने इनकी एक न चली। उस जंगल में मौजूद बीस्ट ने अर्न्स्ट एकेडमी के न जाने कितने ही सारे डिसाइपल्स का खात्मा किया था। वेल, ये सब देखकर लिन के दोस्त थोड़े से पैनिक हो गए, मगर डॉसन उन सबको बता रहा था कि तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, हमें फिलहाल तो उस फॉरेस्ट में भेजा नहीं जाएगा। जब तुम 5वीं रेल्म पर जाओगे उसी वक्त तुम्हें फॉरेस्ट में ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। तब तक के लिए बिंदास रहो। और वैसे भी हमें 5वीं रेल्म पर पहुंचने के लिए न जाने कितने ही साल लगने वाले हैं। उतने में मास्टर डिलॉन लिन को बताने लगे कि ये लोग फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करके आए हैं। एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो तुम स्कूल में कभी महसूस नहीं कर सकते और ना ही एकेडमी में तुम्हारे सामने कभी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन क्रिएट होगी। अगर तुम्हें भी काबिल बनना है तो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को फेस करना होगा और जब तुम ऐसा कारनामा करोगी तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप टॉप लेवल पर पहुंच जाएगा। जिस बंदे ने इस ग्रुप को लीड किया था वो अब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता होगा। उसे फक्र है कि वो मौत को दगा देकर वापस आ गया और ऐसे ही लोगों को आगे चलकर पावरफुल वॉरियर कहा जाता। वेल, ये सारी बातें सुनने के बाद लिन को ऐसा फील हुआ कि अगर वो वाकई अपनी कॉम्बैट को
को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है तो उसे फाइटिंग की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए माउंटेन रेंज के मैजिकल बीस्ट से मुकाबला करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसे 5वीं लेवल पर पहुंचना होगा, तभी जाकर उसे ट्रायल के लिए उस जंगल में भेजा जा सकता था। तो लिन ने भी दिल ही दिल में ठान लिया कि अब वो 5वीं लेवल पर जरूर से ब्रेक थ्रू करेगा। और अब हमें सीधे 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। इन 3 सालों ने लिन ने अपने कार्विंग पर काफी अच्छे से फोकस किया था, जिसके चलते उसकी आर्ट नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। वो बड़े ही खूबसूरत से स्कल्पचर्स को बना पा रहा था और अब तो उसकी ब्लेड इन पत्थरों पर ऐसी चल रही थी मानो मक्खन पर छुरी चल रही हो। लिन का हर एक स्ट्रोक उस पत्थर में जान डाल रहा था। वेल यहाँ पर लिन ने बड़े ही शानदार तरीके से एक परिंदे की स्कल्पटिंग की थी और वो भी अपनी इस आर्ट को देखकर इम्प्रेस हो गया। लेकिन उसकी एक आदत थी, जब भी वो स्टैचू बनाएगा उसे बाद में ब्रेक कर देगा और आज भी वो वही करने वाला था। लेकिन मास्टर डिलॉन ने आज उसे रोक लिया। वो कह रहे थे कि आज के मूर्ति हॉल में सबमिट करने के काबिल है। अब ये सुनकर लिन थोड़ा सा हैरान हो गया, क्योंकि मास्टर डिलॉन ने 3 सालों में उसे एक बार भी नहीं रोका। लिन ने न जाने कितने सारे स्टैचूज बनाए और उसे ब्रेक किया ताकि वो अपना अगला स्टैचू और भी ज्यादा अच्छा बना सके। इसलिए वो मास्टर डिलॉन से पूछने लगा कि आप मुझे क्यों रोक रहे हो, कहीं मैंने आपके फ्लैट शॉट स्टाइल को मास्टर तो नहीं कर लिया। तभी सीनियर डिलॉन उससे कहते कि चलो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके एक स्पेल को कंट्रोल करने की कोशिश करो। अपनी पावर की मदद से तुम्हें इस स्टोन की पहली लेवल को हटा देना है। अभी सुनकर लिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी चट्टान की बाहरी सतह को हटाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन अब अपने मास्टर का हुक्म है तो उसे फॉलो करना ही होगा। इसलिए लिन फटाफट से अपने नाइफ को लेकर सीधे उस चट्टान की तरफ रवाना हो गया। उसने एलिमेंट्स के पॉइंट को चेक करते हुए स्टोन पर मौजूद एक हिस्से में अपने नाइफ को स्टैब कर दिया और लिन के ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक खतरनाक एक्सप्लोजन हो गया। साथ ही साथ स्पिरिचुअल एनर्जी के न जाने कितने ही सारे पावरफुल फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे। और फिर वहाँ की धूल छटने के बाद लिन ने देखा कि उसने अपने एक ही हिट में रॉक की पहली सतह को हटा दिया है। वह लिन की इस प्रोग्रेस को देखते साथ ही मास्टर डिलॉन तो काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते बच्चे, तुम्हारी सर्च शैटरिंग को देखकर ही पता चल रहा कि तुम्हारे पास अब 5वीं लेवल के मेज की पावर्स आ चुकी है। तुमने बिना थके बिना रुके 3 सालों तक मेहनत की और देखो फाइनली तुम्हें उसका फल मिल चुका है। और अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि लिन अपने छोटे भाई वॉर्टन का लेटर पढ़ रहा। वॉर्टन उसे बता रहा था कि मेरे भाई आजकल मुझे पुराने दिन काफी ज्यादा याद आते हैं। हम दोनों हमारे एंसेस्टर के हाउस को एक साथ एक्सप्लोर किया करते थे। तुम्हारे साथ लुका छुपी का वो खेल मुझे आज भी याद है। और जब हमारी सिटी पर अटैक हुआ था तब तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचा लिया। भले ही उस वक्त मैं काफी छोटा था, लेकिन मुझे हर एक पल अच्छे से याद है। जिस दिन तुम घर छोड़कर गए उस दिन भी मैं बहुत रोया। सच बताओ तो मैं तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन अब बड़ा होने के बाद मैं समझ गया कि तुमने घर क्यों छोड़ा था। अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाना है तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना ही होगा। इसलिए मैं भी तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने का फैसला ले चुका हूँ। साथ ही मैं लेवल 2 का वॉरियर भी बन चुका हूँ और मेरी इसी काबिलियत के दम पर मुझे ओब्रायन वॉरियर्स की एकेडमी में एडमिशन मिल गई। इसी ऑटम में मैं उस एकेडमी का हिस्सा बनूंगा। तो अब मेरा भी घर छोड़कर जाने का वक्त आ चुका है। मेरे भाई, मैं आपको काफी ज्यादा मिस करता हूँ और मुझे उस दिन का इंतजार है जब हम दोनों की मुलाकात होगी। लिन अपने छोटे भाई का लेटर पढ़कर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वो भी उससे मिलना चाहता था, लेकिन फिलहाल ट्रेनिंग है उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी ताकि वो अपने बरूच फैमिली के सारे क्राइसिस को खत्म कर सके। और अब फाइनली वो दिन आ गया जब एकेडमी के एल्डर्स लिन की पावर्स को टेस्ट करेंगे। लिन ने भी इसी पल के लिए कई साल कड़ी मेहनत की थी ताकि वो 5वीं लेवल का मैजिशियन बन जाए। तो अब लिन के डायस पर उतरते साथ ही वहाँ मौजूद एल्डर्स ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया। उनके ऐसा करते साथ ही लिन के आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म होने लगती है और ये सब देखकर वहाँ मौजूद डिसाइपल्स थोड़े से कंफ्यूज हो गए। वो कहते हैं कि लिन ने तो पिछले साल ही 4थी लेवल के एग्जाम को पास किया था और इस बार वो 5वीं लेवल के एग्जाम को देने जा रहा है। इस बंदे की स्पीड तो वाकई कमाल की है। हमें तो एक लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए ही 5 से 10 साल लग जाते हैं। तो फिर लिन ने अपना स्पीड इतनी तेजी के साथ इंक्रीज कैसे किया होगा? इनफैक्ट इस स्पेशल एग्जाम को लिन के लिए ही सेटअप किया है ताकि उसकी पावर्स का अंदाजा लगाया जा सके। इधर लिन ने देखा कि वो पूरी तरह से उस शील्ड में ट्रैप है। अब यहाँ से वो बाहर नहीं जा पाएगा। एक तो एग्जाम में पास होगा या फिर फेल होगा। और अब यहाँ पर एकेडमी के
एल्डर उसे बताने लगे कि 5वें लेवल के मेज ही हमारे अकेडमी की आर्मी की बैकबोन है। अगर समय आया तो उन्हें अकेले ही ढेर सारे बर्डन को झेलना पड़ सकता, इसलिए यहाँ पर बस तुम्हारे मैजिकल पावर्स का इम्तिहान नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी रियल कॉम्बैट कैपेबिलिटी को भी चेक किया जाएगा। तभी जाकर तुम हमारी आर्मी का हिस्सा बन सकते हो। अब अगर बात लिन की जाए तो उसने बचपन से ही कॉम्बैट और मैजिक इन दोनों पर फोकस किया था और उतने में ही बड़ी ही स्टाइल के साथ वहाँ पर एक अकेडमी के एल्डर की एंट्री हो गई। वो स्पेशली लिन के इस इम्तिहान को देखने आए थे। दरअसल ये है अर्न्स्ट अकेडमी के वाइस डीन और ये आमतौर पर कभी पब्लिक के सामने नहीं आते, इसलिए वहाँ मौजूद एल्डर उनसे पूछने लगे कि सीनियर आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ। जिस पर वाइस डीन उससे कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस इस एग्जाम को देखने आया हूँ। और अब यहाँ पर वाइस डीन ने अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी चेयर को भी फॉर्म कर लिया ताकि वो आराम से बैठकर इस एग्जाम को एंजॉय कर सके। और अब उनके फॉर्मेशन से बाहर जाते साथ ही वो एल्डर लिन को बताने लगे कि तुम्हें 10 मिनट तक इस फॉर्मेशन के टॉर्चर को झेलना पड़ेगा। हम लोग भी तुम पर न जाने कितने ही सारे एलिमेंट से अटैक कर सकते हैं, तो तुम्हें उन्हें भी काउंटर करना होगा। अगर तुम्हें ऐसा फील हुआ कि तुम इस प्रेशर को झेल नहीं सकते तो तुम कभी भी सरेंडर कर सकते हो, लेकिन इसका अंजाम ये होगा कि तुम 5वीं realm के एग्जाम में फेल हो जाओगे। वेल यहाँ पर लियान भी इस मुकाबले को देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब है। इधर एल्डर लिन को बता रहे थे कि इस एग्जाम के दरमियान अगर तुम्हें कोई चोट लगी तो इसकी जिम्मेदार तुम होंगे। तो लिन भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार था और अब उसका समय शुरू हो जाता है। उसके पास 10 मिनट का वक्त था। एक तो फॉर्मेशन शैटर करके बाहर आ जाए या फिर हार मान ले। और उतने में अकेडमी के एक एल्डर ने फायरबॉल का इस्तेमाल करते हुए लिन पर अटैक कर दिया, मगर लिन बड़ी तेजी के साथ साइड में हटते हुए उसे डॉच कर लेता है। हालांकि तब तक दूसरे एल्डर ने उस पर अटैक कर दिया था। उस पर फायर और वाटर एलिमेंट से लगातार हमले होने लगे, जिसे लिन यहाँ से वहाँ मूव होते हुए डॉच कर रहा था। मगर इसी दरमियान एक फायरबॉल बड़ी तेजी के साथ आकर लिन पर हिट हो गया, जो देखते साथ ही लिन का दोस्त काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। मगर लिन पर इसका कोई खास असर नहीं होता, जो देखते साथ ही एक एल्डर ने अपनी फायर का जबरदस्त फ्लो उस पर रिलीज करना शुरू कर दिया। ये फायर पावर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि लिन पीछे की तरफ पुश होने लगा, मगर लिन भी कुछ कम नहीं, वो अपना पूरा जोर लगाते हुए उस अटैक को काउंटर कर रहा था। यहाँ पर लिन ने इतनी पावर्स का इस्तेमाल किया था कि वहाँ के फ्लोर पर भी क्रैक्स पड़ने लगे। साथ ही उसने देखा कि उसके हाथों से वक्त फिसलता जा रहा, उसे जल्दी से इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना था। और फाइनली लिन ने अपना पूरा जोर लगाते हुए उस एल्डर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखते साथ ही वो सभी एल्डर्स थोड़े से इम्प्रेस हो गए थे, मगर अभी भी लिन की मेन परीक्षा बाकी थी। इस बार तो उन एल्डर्स ने एक साथ मिलकर ही अपने एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए लिन पर अटैक कर दिया। एलिमेंट्स की उस पावर ने वहाँ पर रोटेट होते हुए एक जोरदार धमाका कर दिया। ये हमला इतना ज्यादा भयानक था कि इसकी एनर्जी शील्ड से भी बाहर आ जाती है और इसी नजारे को देखकर सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा पैनिक हो गए। इनफैक्ट सभी एल्डर्स भी उस अटैक से बचने के लिए शील्ड से बाहर आ जाते हैं और अब उन्हें लिन का इंतजार था। वो देखना चाहते कि लिन कितना ज्यादा घायल हुआ, मगर अचानक से उस शील्ड पर कई सारे क्रैक्स पड़ने लगे। सभी डिसाइपल्स की नजरें उस फॉर्मेशन पर टिक गई। उन्हें जानना था कि लिन की हालत कैसी होगी, क्योंकि अब समय उसके पास काफी कम बचा था। और अब हम देख पाते हैं लिन को, जो कि बड़ी स्टाइल के साथ उस शील्ड से बाहर आ गया। उसने समय रहते इस शील्ड की धज्जियां उड़ाकर एग्जाम को पास कर लिया था, जो देखते साथ ही पूरे अरीना में उसका नाम गूंजने लगा। इनफैक्ट वाइस डिन भी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। सो इस तरह से लिन बरूच एक 5वीं लेवल का मेज बन गया और इसी खुशी में लिन के दोस्तों ने उसे एक जबरदस्त पार्टी दी। वो लोग कह रहे थे कि अर्न्स्ट अकेडमी में आज तक भी इतनी यंग एज में कभी भी 5वीं लेवल पर नहीं पहुंच पाया। तुमने तो इतनी कम एज में 5वीं लेवल को अचीव करके अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया। तभी लिन उन सभी को बताने लगा कि मैं जल्दी माउंटेन रेंज में जाने वाला हूँ, मगर वो लोग काफी ज्यादा नशे में थे। डॉसन तो कह रहा था कि हम सब कल ही उस माउंटेन पर जाने वाले हैं और सबके सब एक साथ मिलकर उन मैजिकल बीस्ट का मुकाबला करेंगे। ये लोग तो ये बात भी भूल गए थे कि माउंटेन रेंज में बस 5वीं लेवल का बंदा ही जा सकता है। और अब थोड़ी देर में ये सबके सब वहीं पर बेहोश हो गए। तो लिन उन्हें उसी हालत में छोड़कर वहाँ से निकल पड़ा और वहाँ से बाहर आते साथ ही लिन ने देखा कि लियान उसका इंतजार कर रही है। लिन तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। उससे
पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर लियान बताने लगी कि मैं तुमसे ही मिलने आई थी। मैं तो शुरू से ही जानती थी कि तुम 5वीं लेवल पर पहुँचना क्यों चाहते हो। दरअसल तुम्हें माउंटेन रेंज के मैजिकल बीस्ट का मुकाबला करना था, लेकिन वहाँ पर जाना काफी ज्यादा खतरनाक है और जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम खाली हाथ ही वहाँ के लिए निकलने वाले हो। वेल ये सब सुनकर लिन थोड़ा सा हैरान था। वो लियान से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। मैंने तो आज ही मेरे दोस्तों के सामने ये बात जाहिर की, जिस पर लियान बताती कि मैं तुम्हारी प्रोग्रेस पर नजर रखी हुई थी और तुमने एक दिन भी बिना वक्त जाया करे अपनी ट्रेनिंग पर फोकस किया। तुम्हें देखकर ही पता चल रहा था कि तुम 5वीं लेवल को अचीव करने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट हो और इसका रीजन बस एक ही हो सकता है, माउंटेन रेंज के मैजिकल बीस्ट। शो ऑफ करने के लिए तो तुमने ब्रेक थ्रू नहीं किया, क्योंकि शो ऑफ करना तुम्हारा स्टाइल नहीं है। तुमने हमेशा अपनी ट्रेनिंग पर ही ध्यान दिया। दूसरों के सामने अपनी पावर्स को रिवील करके उन्हें इम्प्रेस करना तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर लियान ने उसके हाथ में अर्स्ट एकेडमी का बैज थमा दिया। वो उसे कह रही थी कि फील्ड पर जाने के बाद कौन तुम्हारा दुश्मन है और कौन दोस्त है, ये पहचानने के लिए तुम्हारे पास बैज होना इम्पोर्टेंट होगा। अगर तुम्हारा किसी कल्टीवेटर के साथ मुकाबला हो जाए तो तुम उसे ये बैज दिखा सकते हो। और ये सारी बातें बताने के बाद लियान वहाँ से निकल पड़ी। उसकी बातों से ही लिन को फील हो रहा था कि ये बंदी उसकी काफी ज्यादा फिक्र करती है, जबकि लिन ने तो आज तक कभी भी उसके साथ सीधे मुंह बात भी नहीं की थी और ना ही इनके दरमियान कोई दोस्ती है। मगर फिर भी लियान उसकी हर एक चीज पर नजर रखती थी। उसने लिन को बता दिया कि तुम्हें सेफली वापस आना होगा और इतना कहते साथ ही लियान उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से रवाना हो गई। अब अगले ही दिन परुक्स गैलरी की एक बंदी लिन को ढूंढते हुए एकेडमी में पहुँच जाती है, मगर लिन के दोस्तों ने उसे बताया कि वो एक सफर पर जा चुका है, उसे वापिस आने में देर लगेगी। और फाइनली 3 सालों बाद लिन माउंटेन रेंज की तरफ निकल चुका। उसका अगला टारगेट था एक पावरफुल वॉरियर बनना। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।